जिस लड़की के हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी, उसी लड़की को शादी के दूसरे ही दिन उसके ससुराल वालों ने बहू नहीं बोझ कहकर घर की चौखट से धक्का दे दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके गरीब पिता दहेज में महंगी सूप नहीं दे पाए थे। लेकिन उस दिन किसी को नहीं पता था कि जिस अनन्या मिश्रा को वे लोग अपनी औकात दिखा रहे थे, वही लड़की एक दिन ऐसी कुर्सी पर बैठेगी जहां उसके एक आदेश से पूरे ज़िले के सबसे ताकतवर लोग कांप उठेंगे। कानपुर देहात के छोटे से गांव शिवपुरा में उस शाम हरिराम मिश्रा के टूटे हुए आंगन में पहली बार इतनी रोशनी उतरी थी। मिट्टी की दीवारों पर गेंदे के फूलों की लड़ियां टंगी थीं, दरवाजे पर केले के पत्ते लगाए गए थे और आंगन के बीचों बीच छोटी सी चौकी पर हल्दी, चावल और दीपक रखे थे। हरिराम बार बार अपनी धोती का पल्लू ठीक करते, फिर दरवाजे की तरफ देखते, फिर बेटी अनन्या के कमरे की ओर झांकते। उनकी आंखों में खुशी भी थी और डर भी। खुशी इसलिए कि उनकी इकलौती बेटी आज विदा होने वाली थी, और डर इसलिए कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, अपनी पत्नी की आखिरी निशानी, यहाँ तक कि आधी पुश्तैनी ज़मीन भी बेच दी थी। फिर भी दूल्हे वालों की मांग पूरी नहीं कर पाए थे। अनन्या कमरे के अंदर लाल बनारसी साड़ी में बैठी थी, माथे पर सिंदूर की रेखा, हाथों में गहरी मेहंदी, आंखों में हजार सपने, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसकी सहेली सीमा ने धीरे से कहा, अनन्या तू इतनी चुप क्यों है? आज तो तेरा दिन है। अनन्या मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, पता नहीं सीमा, मन घबरा रहा है। बाबूजी बहुत परेशान लग रहे हैं। सीमा ने उसका हाथ दबाया। अरे हर पिता बेटी की विदाई में ऐसा ही होता है। लेकिन अनन्या जानती थी कि बात सिर्फ विदाई की नहीं थी। 2 महीने पहले जब रिश्ता तय हुआ था, तब राघव सिंह के पिता ठाकुर देवेंद्र सिंह ने साफ कहा था कि उनके घर की इज्जत बड़ी है। बारात ऐसी लौटनी चाहिए कि गांव वाले देखते रह जाएं। पहले बात सोने की चेन और फर्नीचर तक थी, फिर बात बाइक तक पहुंची और शादी से 10 दिन पहले देवेंद्र सिंह ने कह दिया कि उनके बेटे राघव को शहर में बिजनेस संभालना है, इसलिए एक सव गाड़ी चाहिए। हरिराम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था, ठाकुर साहब, मैं गरीब मास्टर आदमी हूँ, मेरी पत्नी नहीं रही, बेटी को पढ़ाया है, संस्कार दिए हैं, गाड़ी देना मेरे बस की बात नहीं। देवेंद्र ने हंसकर कहा था, मास्टर जी, संस्कार से समाज में नाक ऊंची नहीं होती, दहेज से होती है। फिर भी हरिराम ने किसी तरह पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी, उसे ठीक करवाया, फूलों से सजवाया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि शायद दूल्हे वाले बात समझ जाएं। बारात आई तो ढोल नगाड़े बजने लगे। राघव शेरवानी में घोड़ी पर बैठा था, चेहरे पर अहंकार था, जैसे वह शादी नहीं कोई सौदा लेने आया हो। उसके पिता देवेंद्र सिंह सफ़ेद कुर्ता, पायजामा और सुनहरी घड़ी में बार बार लोगों को देखकर सीना फुला रहे थे। माँ कमला देवी गहनों से लदी हुई थी, मगर चेहरे पर संतोष नहीं, तिरस्कार था। जयमाला हुई, फेरे हुए, पंडित ने मंत्र पढ़े, सबने कहा कि रिश्ता पवित्र हो गया। लेकिन पवित्रता वहाँ कहाँ थी जहाँ रिश्ते की कीमत गाड़ी से लगाई जा रही थी। विदाई का समय आया तो हरिराम की आंखें भर आईं। उन्होंने अनन्या के सिर पर हाथ रखा और धीमे से कहा, बेटी, अब वही घर तेरा घर है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अपने संस्कार मत छोड़ना। अनन्या ने रोते हुए पिता के पैर छुए। बाबूजी, आप अपना ध्यान रखना। तभी राघव की नज़र दरवाजे पर खड़ी सजाई हुई पुरानी मोटरसाइकिल पर पड़ी। उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने गुस्से से अपने पिता की तरफ देखा। देवेंद्र सिंह की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने सबके सामने हरिराम को आवाज़ दी, मास्टर जी, ये क्या मजाक है? हरिराम कांपते हुए बोले, ठाकुर साहब, मेरी हैसियत में यही आ पाया। बाइक पुरानी है पर पूरी तरह ठीक करवाई है। बाकी सामान भी मैंने अपनी तरफ से पूरे मन से दिया है। देवेंद्र ने दांत भींचकर कहा, मैंने सब मांगी थी, ये कबाड़ नहीं। तुमने हमारी नाक कटवा दी।
इतने रिश्तेदारों के सामने हमें भिखारी समझ लिया क्या? हरिराम हाथ जोड़कर बोले, ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब, मैंने अपनी ज़मीन बेच दी, घर गिरवी रख दिया, पत्नी के गहने भी बेच दिए, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। देवेंद्र ने घृणा से मुंह फेर लिया। राघव पास आया और धीमे मगर जहरीले स्वर में बोला, बाबूजी, अब समझ गया कि गरीबों से रिश्ता जोड़ने का मतलब क्या होता है। अनन्या यह सब सुन रही थी। उसके हाथों की मेहंदी जैसे अचानक ठंडी पड़ गई। वह आगे बढ़ी और बोली, पिताजी, कृपया बाबूजी को अपमानित मत कीजिए, उन्होंने सच में अपनी क्षमता से ज़्यादा दिया है। राघव ने उसकी तरफ घूरकर देखा। अभी से ज़ुबान चलने लगी? शादी के बाद पहली सीख यही है कि हमारे घर में बहू बोलती नहीं, सुनती है। कमला देवी ने तीखी आवाज़ में कहा, अरे इसे अभी से अपने बाप की गरीबी का बचाव करना है। ऐसे घर की लड़की बहू बनकर नहीं आती, सिर पर बोझ बनकर आती है। गांव के लोग खड़े तमाशा देख रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ चुप थे, लेकिन कोई हरिराम के पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर बारात विदा हुई। अनन्या कार में बैठी, पर उसके सपनों की डोली अब डर की जेल बन चुकी थी। रास्ते भर राघव का गुस्सा बढ़ता गया। उसने कहा, तुम्हारे बाप ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे? राघव सिंह को दहेज में कबाड़ बाइक मिली। अनन्या रोते हुए बोली, राघव जी, मेरे बाबूजी गरीब ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे भी यही सिखाया है कि इंसान की कीमत उसके चरित्र से होती है, सामान से नहीं। राघव ने झटके से उसकी कलाई पकड़ ली। हमें ज्ञान मत दे, तुम्हारी औकात हमारे घर के नौकरों से भी कम है। देवेंद्र ने पीछे मुड़कर कहा, बेटा, कार में तमाशा मत कर, घर पहुंचने दे। आज इस लड़की को समझाना पड़ेगा कि ठाकुर देवेंद्र सिंह के घर की बहू बनने के लिए सिर्फ लाल साड़ी काफ़ी नहीं होती, हैसियत चाहिए। अनन्या ने आंखें बंद कर ली। उसे अपनी माँ याद आई, जो बचपन में कहा करती थी, बेटी, शादी के बाद ससुराल में प्रेम से रहना, वहाँ सम्मान कमाना। मगर आज सम्मान नहीं, अपमान उसका इंतज़ार कर रहा था। रात गहराने लगी। जब कार सिंह हवेली के सामने रुकी तो दरवाजे पर बड़े बड़े झालर, बिजली की लाइटें और ढोल वाले खड़े थे। पर जैसे ही देवेंद्र उतरे, उन्होंने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। कमला देवी ने दरवाजे पर आरती की थाली पकड़ी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर स्वागत नहीं, आग थी। अनन्या कार से उतरकर चौखट की तरफ बढ़ी ही थी कि कमला देवी गरज उठी, रुक जा वहीं, इस घर की चौखट पर कदम रखने की हिम्मत मत करना। अनन्या स्तब्ध रह गई। उसने धीमे से कहा, माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, अभी अभी इस घर में आई हूँ। कमला ने आरती की थाली ज़मीन पर पटक दी। बहू, बहू वो होती है जो घर की इज्जत बढ़ाए। तू तो अपने बाप की गरीबी का कलंक लेकर आई है। सब की जगह कबाड़ बाइक देकर तेरे बाप ने पूरे खानदान पर थूक दिया है। अनन्या कांपते हुए हाथ जोड़कर बोली, माँ जी, मेरे बाबूजी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, कृपा करके उन्हें मत कोसिए। कमला ने झटके से कहा, फिर वही बाप, वही गरीबी, वही रोना। सुन लड़की, इस घर में तेरे लिए बहू का कमरा नहीं है। देवेंद्र सिंह ने नौकर को आवाज़ दी, इसकी एक सी ओ शंभू, पीछे वाले तबेले का कोना खाली करवा दे। आज से यही लड़की वहीं रहेगी। अनन्या को लगा जैसे उसके कानों ने गलत सुना हो। उसने राघव की तरफ देखा, शायद उसका पति कुछ बोलेगा, लेकिन राघव ने आंखें फेर ली। देवेंद्र बोले, जब दहेज नौकरों जैसा आया है तो लड़की भी नौकरानी की तरह ही रहेगी। घर के अंदर कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा। कमला ने सूची गिनानी शुरू की। सुबह 4 बजे उठकर भैंसों का चारा डालेगी, आंगन बुहारेगी, बर्तन मांजेगी, कपड़े धोएगी, रसोई में तभी जाएगी जब हम कहेंगे, और हाँ, हमारे सामने सिर उठाकर बात नहीं करेगी। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ जी, मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी, लोग क्या कहेंगे। कमला हंसी,
लोग तो पहले ही कह रहे हैं कि गरीब की बेटी अमीर घर में घुस आई, अब सच भी देख लेंगे। राघव ने उसका सूटकेस उठाया और बिना दया के पीछे की तरफ फेंक दिया। लाल साड़ी में सजी दुल्हन, जो कुछ घंटे पहले मंडप में बैठी थी, अब अंधेरे तबेले के सामने खड़ी थी। वहाँ गोबर की गंध थी, गीली मिट्टी थी, टूटी चारपाई थी और कोने में पुरानी बाल्टी रखी थी। शंभू नौकर ने भी दया से उसकी तरफ देखा, पर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अनन्या ने कांपते हाथों से अपनी चुनरी संभाली और तबेले के भीतर चली गई। पीछे से कमला की आवाज़ आई, याद रखना, यहाँ रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह देर हुई तो इसी हालत में तेरे बाप के घर फेंक देंगे। उस रात अनन्या ने पहली बार जाना कि शादी सिर्फ 7 फेरों का नाम नहीं होती। कभी कभी यह समाज के लालच की सबसे बड़ी परीक्षा भी बन जाती है। वह टूटी चारपाई पर बैठी रही। बाहर हवेली में लोग खाना खा रहे थे, हंसी की आवाज़ें आ रही थीं और अंदर तबेले में नई नवेली दुल्हन अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए अपने आंसू चुपचाप पी रही थी। उसने अपनी मेहंदी देखी जिस पर राघव का नाम लिखा था। फिर उसे पिता का झुका हुआ चेहरा याद आया। उसने धीरे से अपने आंसू पोंछे और भगवान की छोटी सी तस्वीर जो वह मायके से लाई थी अपने सीने से लगा ली। रात भर नींद नहीं आई। सुबह सूरज निकला भी नहीं था कि कमला देवी की कर्कश आवाज़ गूंजी, ए महारानी, यहाँ सोने आई है क्या? उठ और काम पर लग जा। अनन्या घबराकर उठी। उसकी साड़ी धूल से भर गई थी। कमला ने बाल्टी उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, पहले गोबर साफ कर, फिर आंगन धो। अनन्या ने कांपते हाथों से बाल्टी उठाई। उसकी आंखों में अपमान था, लेकिन दिल में अब भी उम्मीद थी कि शायद कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। शायद उसका धैर्य इस घर का पत्थर पिघला देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो शुरुआत थी। कुछ ही घंटों बाद वही लोग उसे कार में घसीटकर उसके पिता के दरवाजे पर छोड़ने वाले थे, और उसी दरवाजे पर जहां आज उसका अपमान होगा, एक दिन उसकी जीत का पहला दीपक जलेगा। जिस सुबह अनन्या ने सोचा था कि शायद धैर्य, विनम्रता और सेवा से वह अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेगी, उसी सुबह उसकी आखिरी उम्मीद भी बेरहमी से कुचल दी गई। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन कमला देवी की कड़क आवाज़ ने तबेले की ठंडी हवा को चीर दिया। ए महारानी, अभी तक जिंदा है या नहीं? यहाँ राज करने आई थी क्या? उठ और काम पर लग। अनन्या घबराकर टूटी चारपाई से उठ बैठी। पूरी रात उसकी आंखों में कटी थी। लाल शादी की साड़ी अब धूल और मिट्टी से मैली हो चुकी थी। हाथों की मेहंदी अभी भी गहरी थी, मगर उसका अर्थ जैसे एक ही रात में मर चुका था। उसने जल्दी से अपनी चुनरी ठीक की और बाहर निकली। कमला देवी ने घृणा से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तमाशा है यह? इस हालत में खड़ी रहेगी या काम भी करेगी? यह बाल्टी उठा और पीछे का सारा गोबर साफ कर, फिर आंगन धो, फिर रसोई के बर्तन मांज। हमारे घर में मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती। अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, जी माँ जी। उसकी आवाज़ में टूटन थी, मगर उसने विरोध नहीं किया। वह झुककर गोबर उठाने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपकते मिट्टी में मिल जाते। तभी नौकर शंभू धीरे से पास आया और बहुत धीमे स्वर में बोला, बहू जी, रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ। अनन्या ने सिर हिलाया, नहीं काका, अगर माँ जी ने देख लिया तो आपको डांट पड़ेगी। शंभू की आंखों में दया थी। उसने बस इतना कहा, भगवान सब देख रहा है बेटी। तभी कमला की आवाज़ गूंजी, शंभू, बहुत हमदर्दी आ रही है तो तू भी इसके साथ तबेले में जा। शंभू तुरंत हट गया। कुछ देर बाद देवेंद्र सिंह आंगन में आए। सफ़ेद कुर्ता, हाथ में चाय, चेहरे पर वही घमंड। उन्होंने अनन्या को काम करते देखा और हंस पड़े। अच्छा है, गरीब घर की लड़की को आखिर वही काम करना चाहिए जो उसकी औकात का हो।
अनन्या ने सिर झुका लिया, लेकिन भीतर कुछ टूटता जा रहा था। तभी राघव बाहर आया। उसने मोबाइल पर अपने दोस्तों से बात करते हुए ज़ोर से कहा, हाँ भाई, क्या बताऊं, सूफ की जगह कबाड़ मिला है। पूरे शहर में मजाक बन गया हूँ। दोस्त हंस रहे थे। अनन्या के कानों में हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, राघव जी, बाबूजी ने जान लगाकर जो कर सके वही किया। कृपया उन्हें बार बार अपमानित मत कीजिए। राघव उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था। क्या कहा तुमने? अभी भी अपने बाप की वकालत कर रही हो। कमला देवी बीच में बोली, देख रहे हो, एक दिन भी नहीं हुआ और जुबान निकल आई। ऐसी लड़की इस घर में एक पल नहीं रह सकती। देवेंद्र सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तो कल रात ही कह रहा था, इसे वापस भेज दो। हमारे खानदान पर बोझ बनकर क्यों रहे? अनन्या घबरा गई। वह उनके पैरों के पास आ गई। बाबूजी, ऐसा मत कहिए। अगर मैं अगले ही दिन मायके लौट गई तो मेरे पिताजी समाज में जिंदा नहीं रह पाएंगे। गांव वाले ताने मार मार कर उन्हें मार डालेंगे। मैं जो कहेंगे करूंगी, नौकरानी बनकर रह लूंगी। बस मुझे मत निकालिए। कमला ने पैर खींच लिए। बड़ी